इसमें अक्सर एग्जामिनर्स आपसे पूछ रहे होते हैं कि इसका मतलब क्या है। वन किडनी हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, टू किडनी का क्या है, किसी को पता है? वन किडनी हाइपरटेंशन सिंपली ये है कि आपको पूरा जो रीनल मास है ना, वो सोलिटरी फंक्शनिंग किडनी है या आपकी दोनों किडनीज है वो इन्वॉल्व है। टू किडनी हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि आपकी एक किडनी नॉर्मल है, दूसरी किडनी में आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है स्टीनोसिस है। तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज हैं, वो आगे हम उसको डिस्कस भी करेंगे। पेशेंट आपके पास कैसे आते हैं ज्यादातर? पेशेंट जो स्टीनोसिस वाले होंगे यंग पेशेंट होते हैं। अगर तो वो एफएमडी वाला पेशेंट होगा तो आपने कट ऑफ याद रखना है, एफएमडी के पेशेंट ज्यादातर फीमेल्स होते हैं, 90% ऑफ द केसेस जो होते हैं फीमेल में होते हैं। और वो उनकी एज होती है वो लेस देन 50 ईयर्स होती है। और एथेरोस्क्लेरोटिक वाले ओल्ड एज में ज्यादा होते हैं, मोस्ट लाइकली 45 प्लस वाले होते हैं। तो एफएमडी लेस देन 50 है और एथेरोस्क्लेरोटिक मोर देन 45 है। ठीक है। ये वाले पेशेंट जब आपके पास आते हैं तो उनको आप कैसे सस्पेक्ट करते हैं? रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का पेशेंट आपके पास किस तरह प्रेजेंट करता है या कब आप सस्पेक्ट करते हैं? ठीक है, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, इसके अलावा? आगे? फ्लैंक पेन? क्यों? फ्लैंक पेन तो इसका स्पेसिफिक फीचर तो नहीं है। ठीक है। कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, अगर वो सिवियर हाइपरटेंशन है, वर्सनिंग ऑफ उसका जीएफआर हो रहा है, आपने किसी पेशेंट को एसी इनहिबिटर दिए या एआरबी दिए, उसका एकदम से जीएफआर कंप्रोमाइज हो गया, मोर देन 30% इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन क्रैट होगा, जीएफआर डिक्रीज होगा। ठीक है। एसिमेट्री इन रीनल साइज आपने कट ऑफ 1.5 याद रखना है, 2 नहीं याद करना। अगर कोई पेशेंट है ओल्ड एज में आपके पास, उसको डिफ्यूज एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज चल रही है, उसमें हो सकता है रिकरेंट पल्मोनरी एडिमास के साथ पेशेंट आते हैं, तो उसमें भी पेशेंट को आप सस्पेक्ट कर सकते हैं। आप इस पेशेंट को, अगर आपने रीनल आर्टरी स्टेनोसिस आपको लग रहा है, आपने सस्पेक्ट भी कर लिया, हिस्ट्री भी ले लिया, अब आपने इस पेशेंट की डायग्नोसिस को कंफर्म करना है, तो इनिशिएट कैसे करते हैं, वर्कअप कहाँ से शुरू करेंगे? अच्छा, इसमें कट ऑफ ये याद रखें कि अगर एथेरोस्क्लेरोटिक होगा ना पेशेंट, तो वो एक तो ओल्ड एज होगा, उसमें मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होंगे एथेरोस्क्लेरोसिस वाले। ठीक है। और दूसरी चीज ये याद रखें, अगर रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन में आपसे पूछा जाता है तो विच वन इज मोर कॉमन, तो एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज इज मोर कॉमन। एफएमडी आपका जस्ट 10% में होता है, 8 to 10% में, बाकी आपका एथेरोस्क्लेरोटिक होता है। एथेरोस्क्लेरोटिक में मेल टू फीमेल रेशियो इक्वल होता है। बाकी आप उसमें याद रखें कि ज्यादा कॉमन जो होता है, जहाँ ओस्टियम उसकी एंट्री स्टार्ट हो रही होती है, वहां पे ज्यादा कॉमन होता है। और जो फाइब्रोमस्कुलर वाला पेशेंट होगा वो डिस्टल पे ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है। तो ये अगर आप देखें कि एंजियो की हमने पिक्चर दिखाई हुई है, तो ये जो ओस्टियम आपको मेन आयोटा से आपकी आर्टरीज निकल रही है ना, वहां पे ज्यादा कॉमन होगा। एफएमडी वाला डिस्टल पे ज्यादा कॉमन होता है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछी थी कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, तो आप प्रोसीड कैसे करेंगे, वर्कअप कहाँ से करेंगे? ये रिस्पेक्टर एथेरोस्क्लेरोटिक वाले मैं इसलिए नहीं बता रही, ये पता ही है सबको, मेन मेन चीजें जो आपकी बेसिक उसको सॉल्व करें, मैं जरा वो बताना चाह रही हूँ। आपने सबसे पहले डॉपलर करवाया, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपको पेशेंट को रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, इनिशियल टेस्ट क्या कराएंगे, कंफर्मेटरी क्या कराएंगे, एफएमडी में क्या कराएंगे, एथेरोस्क्लेरोटिक में क्या कराएंगे। तो इनके रट्टे लगा लें कि कोई भी पेशेंट होगा, वेदर एफएमडी हो एथेरोस्क्लेरोटिक हो, इनिशियल पूछेगा आपने स्क्रीनिंग डॉपलर से करनी है, ठीक है, या डिप्लेक्स से करनी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉपलर एंड डिप्लेक्स अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड कहीं भी आपको जस्ट एनाटॉमिकल नॉलेज दे सकता है कि पेशेंट को एसिमेट्री है, बाकी तो ज्यादा कुछ नहीं बताएगा। अच्छा, कोई बता बता सकते हैं मुझे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डॉपलर अल्ट्रासाउंड एंड डिप्लेक्स अल्ट्रासाउंड? ये सुने होंगे ना आपने नाम, डॉपलर भी कराते हैं और डिप्लेक्स भी कराते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? डॉपलर में जस्ट अपने वेसल की जो भी डिटेल्स होंगी ना वो देखनी होती हैं, और डिप्लेक्स के अंदर आप वेसल भी देखेंगे, किडनी की एनाटॉमी भी देखेंगे, उसका ब्लड फ्लो कैसा है, उसका साइज क्या है, उसमें रेजिस्टिव इंडेक्स कितनी है। तो जो आपको इमेजेस दिखाए जाते हैं टॉक्स में, वो आपके ज्यादातर डिप्लेक्स होते हैं, क्योंकि उसमें रेजिस्टिव इंडेक्स, बाकी उसका फ्लो, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी, सारी चीजें मेंशन होती हैं। ठीक है। तो आपने इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। स्क्रीनिंग पे आपने डिप्लेक्स से स्टार्ट करना है, उसमें आपने सारी चीजें उसको उनको बतानी है। अब आपसे पूछा जाएगा कि डॉपलर में आप क्या क्या देखोगे या उस पर क्या क्राइटेरिया होता है, किसी को पता है? मेरे साथ एक एग्जामिनर ने पूछा था कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस ऑन द बेसिस ऑफ डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपका एड भी किया है।
वो जो एबनॉर्मल वेव फॉर्म आता है वो वाला? नहीं, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्राइटेरिया है, वो क्या है? अभी मत दिखाइए अगर डॉक्टर सुनील, अभी ना दिखाएं। मैम उसमें पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी और जो रीनो एयोटिक रेशियो होता है हम्म। वो देखते हैं। हम्म। और एक शायद एयोटिक कितना होता है? ग्रेडियंट करके भी कुछ। पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी तो मोर देन 200 होती है। हम्म। और जो आर ए आर होता है वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जो रीनो एयोटिक रेशियो 3.5। होता है। इसमें थ्री आपको पॉइंट ज्यादा फाइव नाम याद है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम याद है, आपने तीन चार चीजें तो अभी जो हमने डिस्कस की। एक तो पेशेंट को एसिमेट्री इन रीनल साइज होगी मोर देन 1.5 सेंटीमीटर। रेजिस्टिव इंडेक्स आपका मोर देन 0.8 होगा। पेशेंट का जो वेव फॉर्म बनता है टार्डस पार्वस वेव फॉर्म बनता है। ठीक है, ये आप जब हम टॉक्स पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल इसको डिस्कस भी करेंगे कि आर आई के कॉजेज की, रेज्ड होने की क्या कॉजेज होती हैं। टार्डस पार्वस वेव फॉर्म इसमें बनता है, ये आपने याद रखना है। दूसरा, इसमें रीनल आयोटिक रेशियो मोर देन 3.5 होता है और पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी मोर देन 180 होती है। कुछ बुक्स में 200 लिखी हुई है, कुछ में 300 लिखी हुई है, उस पर प्रेडिक्टिव वैल्यूज डिफरेंट है। आप 200 याद कर लें फॉर बीसीक्यूज। ठीक है, तो ये इसका क्राइटेरिया होता है डायग्नोज करने के लिए। अच्छा, अगर कोई पेशेंट आपके पास एफएमडी का आएगा, जैसे ज्यादातर फीमेल्स में हमने कहा कि वो कॉमन होगा, एफएमडी वाले पेशेंट के कुछ तीन चार इंपॉर्टेंट फीचर